जिस भी व्यक्ति पर क्रिमिनल केस बन गया है, उसकी पहली पसंद उस केस को क्वैश करवाना होता है। लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट का रुख यह रहा कि डिफेंस द्वारा बचाव की जितनी बातें की जाती हैं या आगे भविष्य में की जानी है, उनको ट्रायल में देखा जाएगा। पहले सेक्शन 482 सीआरपीसी या 528 बीएनएसएस को केवल संकट काल के एक द्वार की तरह देखा जाता था, जो केवल इमरजेंसी में काम आ सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही हैं, जैसे हर गलत एफआईआर को ट्रायल तक ले जाना न्याय नहीं होता है, या जिस मुकदमे की नींव ही कानून का दुरुपयोग है, उसे चलाना भी एक कानूनी उत्पीड़न है। इसलिए आज हम पिछले 5 वर्षों में विकसित हुए क्वैशिंग के रूल्स आपके सामने रखेंगे, ताकि आप खुद न्याय की दौड़ में पीछे ना रह जाएं और जानें कि आपका केस कैसे क्वैश हो सकता है। हम यह भी देखेंगे कि क्या क्वैशिंग होने के बाद भी फिर से आरोपी को उसी केस में समन किया जा सकता है। आपको 2021 का सुप्रीम कोर्ट का वह प्रसिद्ध केस याद ही होगा, जहां क्वैशिंग के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया था। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जांच करना पुलिस का कानूनी अधिकार है और यह उसका कर्तव्य भी है। ऐसे में 482 सीआरपीसी का उपयोग करके हाई कोर्ट पुलिस जांच का रास्ता बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यह न्याय के विरुद्ध है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का रूल ऐसा लगता है कि क्वैशिंग एक अपवाद है और पुलिस जांच सामान्य नियम है। यह केस आपको याद होगा, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हालांकि उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2021 को मितेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कहा था कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर क्रिमिनल केस दायर नहीं किया जा सकता है। ऐसा करना गलत है। हर टूटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट धोखाधड़ी नहीं होती और कानून किसी भी व्यक्ति के द्वारा दबाव बनाने की मशीन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने मितेश कुमार वाले केस को क्वैश कर दिया था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की सुरक्षा के लिए 2 जजमेंट्स दिए थे, बल्कि कहिए कि 2 सिद्धांत दिए थे। पहले वाला दिया था अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें बिना किसी दोष के पूरे परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ केस बनवा देने को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया था। झूठा केस बनवा देने के आरोपों वाले केस को क्वैश कर दिया। दूसरे केस में ऐसी परफेक्ट कंप्लेंट बनाई गई थी जिसमें देखने से गंभीर आरोप नजर आता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कंप्लेंट की भाषा से परे जाकर पार्टीज का इतिहास, पार्टीज की क्रोनोलॉजी, उनका कंडक्ट, आचरण यदि केस के होने को सपोर्ट नहीं करता है तो केस को क्वैश कर देना उचित होगा। और यह जो बाद वाला केस था, यह था महमूद अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यहां तक कह दिया था कि झूठी शिकायत करने वाला व्यक्ति इतनी सावधानी तो करता ही है कि अपनी शिकायत में वह उन सारे शब्दों को लिख देता है जिनसे अपराध होने का गुमान पैदा होता है, लेकिन कोर्ट को एफआईआर का चेहरा ही नहीं, उसके पीछे छिपी हुई नीयत भी देखनी होगी, तभी न्याय हो पाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यह 3 मई 2024 को आया था। इसमें कोर्ट ने काउंटर ब्लास्ट केस, जो बदला लेने के लिए केस किया जाता है, बहुत देरी से दर्ज हुई एफआईआर, बहुत अस्पष्ट और सबको लपेट लेने वाले आरोप, इन्वेस्टिगेशन में आए विरोधाभास और सेक्शन 498 एआईपीसी के दुरुपयोग को देखते हुए एफआईआर केस को क्वैश कर दिया था। ये शुरुआती दिन थे जब इस तरह के नए विचार क्वैशिंग में सामने आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा केस था जिसमें एफआईआर का कंटेंट ही उठाकर जस का तस चार्जशीट में लिख दिया गया था। ऐसा लगता था कि एफआईआर जो हुई सो हुई, उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जब कोर्ट ने चार्जशीट को पढ़ा तो कहीं यह नहीं लगा कि एफआईआर के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन किया गया हो। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इसमें 4 पॉइंट बताए। चार्जशीट में
इन्वेस्टिगेशन में मिले हुए फैक्ट्स, एविडेंस, गवाहों के सटीक बयान और आरोपी का रोल सब कुछ क्लियर होना चाहिए और यह सब मजिस्ट्रेट को खुद अपने आप जांच कर लेनी चाहिए कि यह सब चार्जशीट में है या नहीं है। बिना पुख्ता सबूत के आरोपी को क्रिमिनल ट्रायल की प्रताड़ना के लिए धकेला नहीं जा सकता है। आपको याद होगा यह केस था शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 नियम तय कर दिए थे कि यदि ऐसा नहीं होगा तो हम उस क्रिमिनल केस को क्वैश कर दिया करेंगे। इसके बाद 2025 का वह दौर आया जिसे आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सौगात कहा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप कुमार केसरवानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक केस 2 सितंबर 2025 को डिसाइड किया था। यह इंडियन लीगल सिस्टम के वीडियो चैनल पर भी उपलब्ध है, आप चाहेंगे तो इसको अलग से देख लेंगे। शिकायत में गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, लेकिन किसी भी घटना की न तारीख थी, न स्थान था, न भरोसा करने लायक कोई दूसरे डिटेल्स थे। कथित घटना के लगभग 4 वर्ष के बाद कंप्लेंट फाइल की गई थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, हम पहले 4 कसौटियां जांचेंगे, देखेंगे कि केस कितना विश्वसनीय है, उसके बाद हम आगे की दिशा तय करेंगे। वो 4 कसौटियां कौन थी? आरोपी का मटेरियल मजबूत और भरोसेमंद होना चाहिए। दूसरी, वह आरोपों की जड़ काट देती हो, ऐसी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरी, प्रोसिक्यूशन के पास उसका कोई ठोस जवाब हाजिर ना हो। और चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि उसके बाद भी यदि ट्रायल चलाना हो तो यह कोर्ट प्रोसेस का दुरुपयोग हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ये चारों बातें आरोपी के पक्ष में जाती हैं तो उस केस को क्वैश कर दिया जाना चाहिए। यह वह केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने स्टैंड से भी परे जाकर केस के एविडेंस में झांक सकने की बात कही थी। पहले तो लोग क्वैशिंग की स्टेज पर केसेस के एविडेंस को देखते नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, देखिए कि वह विश्वसनीय एविडेंस है क्या जो डिफेंस लाया है, और क्या वह प्रोसिक्यूशन केस को पूरी तरह से छिद्रित कर देता है। यह जजमेंट आरोपियों के लिए एक स्वर्ण काल की शुरुआत माना गया था। सुप्रीम कोर्ट में जो यात्रा प्रदीप केसरवानी के केस से हुई थी, वह यात्रा वहीं पर नहीं रुकी। अगला केस था सुजोय घोष वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। यह 20 मार्च 2026 को डिसाइड हुआ था। इसमें एक फिल्मी कहानी की चोरी को लेकर केस बनवा दिया गया। इस केस को क्वैश करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन जारी करना कभी भी मैकेनिकल तरीके से नहीं होना चाहिए। समनिंग के लिए प्रथम दृष्टया कुछ एविडेंस भी फाइल के ऊपर होना चाहिए, तभी समनिंग करें। और क्रिमिनल लॉ को कभी भी हथियार की तरह यूज करने का सोचा भी नहीं जाना चाहिए। सुजोय घोष के इस जजमेंट के कुछ दिनों बाद 25 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 498A IPC DVA वाले केस में पाया कि पति के परिवारजनों के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाए गए थे जिनके बारे में पता ही नहीं था कि दहेज किस रिश्तेदार ने मांगा, किस दिन दिनांक व समय पर मांगा, किस आरोपी का दहेज की मांग करने में क्या रोल था। सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना गड़बड़झाला देखा तो ऐसे अस्पष्ट आरोपों वाली चार्जशीट को क्वैश कर दिया। परंतु यहाँ एक नया नियम जोड़ दिया गया कि यदि केस को क्वैश करने के बाद भी ट्रायल कोर्ट के सामने कोई नया मजबूत एविडेंस आता है तो छोड़े गए आरोपियों को दोबारा से ट्रायल ज्वाइन करने के लिए बुलाया जा सकता है। और यह बहुत बड़ा परिवर्तन था। अब इसके बाद से क्वैशिंग आपको हमेशा के लिए क्लीन चिट नहीं दे रही थी, वह केवल तभी तक उपलब्ध थी जब तक आपके खिलाफ कोई नया एविडेंस ना मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और लचीला रुख लेना शुरू कर दिया है ऐसा लगता है। लेकिन केस की क्वैशिंग अभी भी कोई मुफ्त का पास नहीं बना है कि हर एक को मिल ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे की सांकल को थोड़ा ढीला किया है। केवल FIR की भाषा, आधारहीन आरोप, ओमनीबस एलिगेशंस विदाउट डे, डेट एंड टाइम अब कोर्ट का रास्ता नहीं रोक सकेंगे, बल्कि कोर्ट आरोपी की
क्रेडिबल डिफेंस तक, विश्वसनीय डिफेंस तक जाकर उसका डिफेंस मटेरियल भी देख सकेगा। कानून अब पहले से अधिक आरोपी का हितैषी हो गया है ऐसा लगता है, लेकिन राहत उसी आरोपी तक पहुंचेगी जिसकी सच्चाई अदालत के सामने पूरी ताकत से लिखी गई हो। आपकी क्वेश्चन पिटीशन सही ढंग से ड्राफ्ट की गई हो, यह बहुत जरूरी है। हमारे पास रोजाना ऊट पटांग पिटीशंस लिखी हुई आती हैं, हम उनको ठीक करवाते हैं। आपको मुश्किल होगी तो आपकी पिटीशन को भी ठीक करवाएंगे। हम जल्दी ही एक नई वीडियो आगे लाना चाहते हैं जिसमें हम इस बात का विश्लेषण करेंगे आपकी क्वेश्चन, डिस्चार्ज और एक्विटल का आपकी नौकरी, आपके पासपोर्ट और आपकी सामाजिक हैसियत पर क्या असर पड़ता है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस किसी कानून से नहीं गवाहों से तोड़े जाते हैं। एक गलत गवाही, एक बेतरतीब क्रॉस एग्जामिनेशन और सालों की मेहनत बिखर जाती है। प्रोसिक्यूशन तो स्टोरी बनाकर लाता है, पर डिफेंस को सच ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। यहीं पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इंडियन लीगल सिस्टम हर केस में रिकॉर्ड की लाइन बाय लाइन जांच करता है, हर गवाह की विश्वसनीयता को परखता है, हर कॉन्ट्राडिक्शन, हर ओमिशन, हर झूठ को कोर्ट के सामने लाने की योजना बनाता है, कैसे इसको जज साहब के सामने दिखाया जाए। हम सवाल पूछने से पहले रणनीति बनाते हैं, हम निष्कर्ष निकालने से पहले डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, हम झूठ तोड़ते हैं। यदि आपका केस ट्रायल में है, आप फॉल्स एलिगेशन फाइटर हैं या यंग एडवोकेट कलीग हैं, तो तैयारी के बिना कोर्ट में मत जाइए। अपने केस को इंडियन लीगल सिस्टम के साथ तैयार कीजिए, उसकी इनसाइट्स को देखिए और तोड़ने के औजारों को समझ लीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम का अर्थ है डिफेंस की वैज्ञानिक रणनीति और आपके जीवन व आजादी की असली सुरक्षा।